आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSS क्या होती है एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS, बेसिक CSS सेलेक्टर्स, CSS प्रॉपर्टीज एंड इट्स वैल्यूज, एडवांस CSS सेलेक्टर्स। हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आशीष अग्रवाल आप सबका इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। लास्ट वीडियो में हमने HTML के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक ऊपर आई बटन पर है। तो आइए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSS क्या होती है एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS, बेसिक CSS सेलेक्टर्स, CSS प्रॉपर्टीज एंड इट्स वैल्यूज, एडवांस CSS सेलेक्टर्स। तो सबसे पहले आइए देखते हैं CSS क्या होती है। CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen or in other media. इसका मतलब है कि CSS बेसिकली आपकी जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वेबसाइट की और वेब पेज की, उसको करने में बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे से ही हम स्क्रीन के ऊपर क्या आना चाहिए और कैसा दिखना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, पोजीशंस क्या होनी चाहिए, वो सब डिफ़ाइन करते हैं। अब ये CSS का बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। ये CSS का बेसिक सिंटैक्स है। ये जो P टैग, ये P दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर्स। और फिर CSS की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे ये CSS जो है कलर, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़, और ये रेड इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो कॉलन लगा के इन दोनों को सेपरेट किया जाता है। तो इसका मतलब कॉलन के लेफ्ट में हमारी प्रॉपर्टी हुई, कॉलन के राइट में उसकी वैल्यू, और सेमी कॉलन से उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी सेट है। इसके बाद अगर दूसरा लिखना है तो हम इस सेमी कॉलन के आगे लिखेंगे या उसके नीचे एंटर मार के लिखेंगे। एंड ये पूरी को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS बेसिकली हमारी तीन टाइप की होती है। एक्सटर्नल CSS जो हम सेपरेट CSS फाइल्स में लिखते हैं, इंटरनल CSS जो हमारे HTML फाइल के अंदर ही होती है और स्टाइल टैग के अंदर आती है, इनलाइन CSS जिसको हम HTML टैग के अंदर ही लिखते हैं। आइए ये देखते हैं एक्सटर्नल CSS क्या होती है। एक्सटर्नल CSS बेसिकली जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, HTML फाइल्स, PHP की या कोई भी, उन्हीं के साथ एक अलग से फाइल में .css फाइल्स, जैसे यहाँ पे style.css में हमने CSS की वैल्यूज़ या CSS क्लासेस, CSS IDs हम अलग CSS में लिखते हैं, उनको हम एक अलग फाइल में सेव करते हैं .css के नाम से। वो एक्सटर्नल CSS होती है। इसमें देखते हैं कैसे हम इसको इंक्लूड करते हैं। ये देखिए, ये एक्सटर्नल CSS है जो हमने यहाँ पे लिंक टैग के अंदर स्टाइल शीट्स लगा के, और style.css उसका पाथ यहाँ पे href के अंदर उसका पाथ दिया जाता है, किस पाथ में है, रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, इट्स अप टू यू कि क्या देना है, वो हम यहाँ देते हैं। ये हमारे इंटरनल CSS है जो हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, तो वो पूरी की पूरी विद इन द HTML पेज के अंदर ही हम लिखते हैं स्टाइल टैग के अंदर। और ये हमारी है इनलाइन CSS। तो जो ये बेसिकली इनलाइन CSS है, जहाँ पे हमने P टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, ये P टैग का स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर ही हमने यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया और उसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे, और सेमीकोलन के बाद लगा के दूसरी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो ये इनलाइन, ये होगी एक्सटर्नल जो हमने स्टाइल लिंक टैग के अंदर लगाते हैं। स्टाइल टैग के अंदर इंटरनल जो नॉर्मली हम हेड टैग के अंदर लगाते हैं। स्टाइल को लगाने को हम बॉडी के अंदर भी लगा सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड ये कहता है कि हेड टैग के अंदर ही हमारी इंटरनल CSS होनी चाहिए। ये हमारी इनलाइन CSS। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजंस हैं CSS के, कि जो इनलाइन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इंटरनल के क्या फ़ायदे हैं, एक्सटर्नल के क्या फ़ायदे हैं। बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहिए, इनफैक्ट वो हमें एक्सटर्नल फाइल सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। एक्सटर्नल CSS, उसका एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम एक ही बार फाइल में लिखते हैं और उसको मल्टीपल पेजेस में हम ऐड कर सकते हैं। उस फाइल को सिंपल इंक्लूड किया और उसकी कोई भी क्लासेस या कोई भी प्रॉपर्टी हम उसको ले सकते हैं। इंटरनल में हमें क्या होता है कि हर बार लिखनी पड़ती है, और इनलाइन में तो हमें हर टैग में लिखनी पड़ती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो ये सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं जो आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मेन मैंने आपको बता दिया है। अब बेसिक CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं। हमारे CSS सेलेक्टर्स 5 तरीके के होते हैं। बेसिकली सबसे पहले होता है टैग सेलेक्टर्स। टैग सेलेक्टर्स बेसिकली वो सेलेक्टर्स होता है जो हमारे, हम एक बार डिफाइन करते हैं और ऑटोमेटिकली वो पूरे जितने भी टैग्स होते हैं हमारे उस HTML पेज पे सब पे अप्लाई हो जाता है। लाइक यहाँ पे हमने अगर देखेंगे तो हमने P के अंदर ये लिखा है स्टाइल
पी के अंदर हमने ये लिखा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड। इसका मतलब है कि जितने भी पी टैग्स हैं उनको टेक्स्ट अलाइन उनका सेंटर हो जाए और कलर रेड हो जाए। ऐसे ही हम यहाँ पी की जगह डिव या टी आर टी डी या कुछ भी हम लगा सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हर टैग पे अप्लाई हो जाएगा। सेकंड इज़ आईडी, जो हम हैश लगा के, अगर हमने जैसे यहाँ पे लिखा है हैश पैरा 1, तो ये आईडी सेलेक्टर्स बोलते हैं इसको। तो ये बेसिकली जिस भी हम टैग में हम लगाएंगे ये आईडी को कॉल करेंगे, वो अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली जहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस आईडी को, वो वहाँ पे अप्लाई ही होगी सीएसएस। नॉर्मली हमारी आईडी पूरे पेज पे एक ही होती है, चाहे वो हम पी टैग में डिफाइन करें, चाहे वो हम डिव में करें, चाहे H1 में करें, किसी में भी करें, वो हमारी एक ही टैग में एक यूनिक आईडी रहेगी। पूरे पेज में एक यूनिक आईडी रहती है। फिर सेम वे क्लास में हम यहाँ डॉट लगा के करते हैं, ये डॉट लगा के करते हैं, तो ये हमारी मल्टीपल जगह हम कॉल कर सकते हैं। आईडी और क्लास ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, यहाँ पे हैश लगाते हैं, यहाँ पे डॉट। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आईडी हमारा एक पेज पे एक ही बार लगा हो सकता है, और जो क्लास है वो हमारा जितनी मर्जी बार हम किसी में भी किसी भी टैग में, हम चाहे वो H1 में भी कॉल कर लें, सेम क्लास हम H1 में भी कॉल कर सकते हैं, या डिव में या पी में, तो वो किसी में भी हम कॉल कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जैसे हम यहाँ स्टार लगा के कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि हर टैग में हर जगह ये अलाइन होगी। नॉर्मली हम ये जैसे फ़ॉन्ट्स का हम करते हैं कि हमें पूरे पेज पे एक ही फ़ॉन्ट चाहिए, जैसे हमें एरियल चाहिए पूरे फ़ॉन्ट टैग उस पर, तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल करके हम उसको एरियल दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हर उसमें हमें बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें चेंज करना होगा वहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो ऐसे ये यूनिवर्सल जितने हमें कॉमन चाहिए पूरे पेज पे हर एलिमेंट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए, वो हम यहाँ पे यूनिवर्सल में डालते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब है कि अगर सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, यूनिवर्सल में तो हम यहाँ पे एक बार डिफाइन कर दिया तो हमारे ऑटोमेटिकली सब जगह हो जाता है। ग्रुपिंग में बेसिकली ये होता है कि जितने भी टैग्स हम यहाँ करेंगे, जैसे H1 H2 और P, हमने यहाँ 3 डिफाइन किए हैं, तो ये तीनों पे सिर्फ इन 3 टैग्स पे ही यहाँ पे अप्लाई होगा। ऐसे हम मल्टीपल क्लासेस ले सकते हैं, आईडीज़ ले सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं इनका क्लास। मतलब यहाँ पे हमने से H1 दे दिया, फिर कॉमा लगा के डॉट सेंटर दे दिया, फिर कॉमा लगा के हैश पैरा दे दिया, तो इस तरीके से हम ये मल्टीपल इनको भी क्लब कर सकते हैं। अब इनको कैसे कॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, ये हम आगे वाले सेक्शंस में देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं W3 स्कूल से CSS का ट्यूटोरियल। ये CSS का होम पेज है, जिसमें बेसिकली इसने ये बताया है कि CSS क्या होती है, कैसे होती है, क्या करते हैं हम। ठीक है, ये CSS के एग्जांपल्स दिए हैं उसने, हमने देख लिए ये। राइट, इंट्रोडक्शन में ये कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, ये देखिए ये जो CSS से ही हमने सारा कलर्स, फॉन्ट स्टाइल्स, ये सब हमने CSS से ही बनाया हुआ है। तो CSS को क्यों यूज़ करना चाहिए, डिज़ाइंस ऑफ कलर्स वेरिएशंस के लिए। राइट, ये सब बेसिक सिंटैक्स। ये CSS का सिंटैक्स हमने अभी देख ही लिया था कि CSS का सिंटैक्स कैसा होता है। यहाँ पे सेलेक्टर्स होता है, जो हम या तो टैग से, आईडी से, या यूनिवर्सल से, जो हमने अभी लास्ट सेक्शन में कवर किए थे। फिर डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी, वैल्यूज़, और ये फिर दूसरे डिक्लेरेशंस, जो दो डिक्लेरेशंस को अगर हमने सेपरेट आउट करना है तो सेमीकोलन से करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से ही हमने सेलेक्टर्स देखे थे अभी। सेलेक्टर्स में हमारे पास जैसे ये टैग सेलेक्टर्स मैंने आपको बताया था कि ऑल टैग्स में लग जाते हैं। ठीक है, ये CSS, ये आईडीज़ का हो गया, आईडी सेलेक्टर्स। फिर उसके बाद क्लास हमने पर देख लिया था। ये क्लास यहाँ पे जैसे ये पी डॉट सेंटर हमने किया है, तो इसका मतलब है कि ये क्लास जो अप्लाई होगी सिर्फ ये पी टैग पे ही अप्लाई हो सकती है। अदरवाइज़ हम नॉर्मली डॉट लगा के करते हैं, तो जो हम किसी भी टैग्स पे लगा सकते हैं वो। ये यूनिवर्सल हमने देखा था। ग्रुपिंग का भी हमने देख ही लिया था। ग्रुपिंग जैसे ही हमने देखा था कि कॉमा लगा के हम ग्रुपिंग कर देते हैं उसके। तो आइए देखते हैं कमेंट्स, CSS के कमेंट्स कैसे लगाते हैं हम CSS में कमेंट्स। तो CSS में जो कमेंट्स लगते हैं वो स्लैश एंड स्टार से शुरू होते हैं, एंड स्टार और स्लैश से ख़त्म होते हैं, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पर। ये मल्टी लाइन कमेंट्स लगाना है तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। कलर्स
बेसिकली सीएसएस में जो हम कलर्स हैं हम तीन तरीके से दे सकते हैं, या तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज से, या आरजीबी वैल्यूज से, या उसके नाम से। जो स्टैंडर्ड कलर्स हैं वो हम नाम से भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, यहाँ बनाते हैं एक स्टाइल, इंटरनल सीएसएस लगाते हैं अभी हम स्टाइल टैग के अंदर। ये हमने स्टाइल टैग लिया और यहाँ पे से एक क्लास हमने बनाई, माई फर्स्ट क्लास के नाम से हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे दे देते हैं से रेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ये बैकग्राउंड कलर रेड दिया और हमने इस क्लास को हमने से फॉर एग्जांपल हमने इस डिव पे अपने डिव क्लास इज इक्वल टू माई फर्स्ट क्लास। यहाँ पे हमने देखेंगे, ये देखिए हमने रेड कलर दिया है, यहाँ से ये रेड आ गया। अब सेम तरीके से हम एक और क्लास बनाते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसको भी हम कॉपी करके, और इस डिव को भी हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हम देते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू हैश। ये बेसिकली हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है आरजीबी में। दो कैरेक्टर आर होते हैं, रेड को इंडिकेट करते हैं, दूसरा ग्रीन को, और ये इसका होता है, ये बेसिकली आर आर, ये इस तरीके से ये डिनोट करते हैं। पहले दो कैरेक्टर रेड को डिनोट करते हैं, दूसरे दो कैरेक्टर ग्रीन को, और तीसरे ब्लू को। इसका मतलब हो गया हमने आर को 0 लिया है, और ग्रीन को एफ, और ब्लू को 0। इसकी जो रेंज होती है आरजीबी में वो 0 टू एफ होती है, 0 से लेके 9 तक एंड ए से लेके एफ तक। इस इतने वेरिएशंस हमारे इसमें होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, 0 इज़ द लोएस्ट, 0 मतलब ऑफ हो गया। ब्लैक के लिए 0 0 होता है यार, और वाइट के लिए हमारा एफ 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 सब में, इनफैक्ट वाइट में सब में एफ 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 होता है। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पे हमने दिया है, इसको हम कमेंट्स करते हैं। ये देखिए, ये हमने कमेंट्स दिया है, ये आपको बताने के लिए मैंने दिखाया था। अब ये यहाँ पे हमने इसको सेकंड क्लास बना देते हैं, इसको करते हैं सेकंड क्लास, और ये मैंने यहाँ पे इसको इसको हमने सेकंड क्लास कर दिया। और सेम वे हम एक और क्लास बना लेते हैं इसमें, थर्ड क्लास, थर्ड। यहाँ पे भी मैं इसको थर्ड क्लास बना देता हूँ, थर्ड क्लास। और इसमें मैं यहाँ देता हूँ, इसका जो तरीका होता है ये होता है, इसको या तो आप RGB ऐसे भी दे सकते हैं। इसको दे दिया हमने 0,255,0। इसको हम देते हैं 0,255। इसमें जो होता है ये बेसिकली जो इस तरीके से ये होता है RGB, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 255 होती है। तो 0 मतलब लोएस्ट, 255 इज़ द हाईएस्ट। आइए देखते हैं, अब इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कोड के हिसाब से, तो पहला रेड हुआ है, तीसरा ग्रीन में हमने FF दिया है, तो इसमें ग्रीन आना चाहिए, बाकी दोनों को हमने 0 रखा है। और यहाँ पे हमने रेड को, ग्रीन को 0 रखा है, ब्लू को 255 रखा है। तो इसको अगर हम यहाँ पे दे देते हैं, दिस इज़ माई div 1, div 2 एंड div 3। तो आप गेस कर सकते हैं, div 1 में मेरा रेड आएगा, div 2 में ग्रीन आएगा, और div 3 में ब्लू आएगा। ये देखिए, इसको हम करते हैं, ये देखिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इस तरीके से ये तीन मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम अपने कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। कलर्स हम बैकग्राउंड कलर्स ले सकते हैं, बॉर्डर कलर ले सकते हैं, या फिर फॉन्ट का कलर ले सकते हैं। कलर डिनोट ऐसे ही होता है। ये W3 स्कूल में देखते हैं क्या क्या उसने बताया है। ये देखिए, बैकग्राउंड कलर को उसने दिया है। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, नाम से दे सकते हैं। ये टेक्स्ट कलर्स देने हैं, तो टेक्स्ट कलर्स को हम कलर से देते हैं, बाकी सबको हम उसके, जैसे हमने बैकग्राउंड कलर दिया है तो बैकग्राउंड हमने पहले लगा दिया, और टेक्स्ट कलर अगर हमें देना है तो यहाँ पे हम सिर्फ कलर लिखेंगे, इसके आगे टेक्स्ट नहीं लगाएंगे। एक कलर हमने वाइट दे दिया, यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे हमने कलर दिया है वाइट,
यहाँ पे हमने कलर दिया वाइट, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कलर वाइट आ गया, टेक्स्ट कलर वाइट आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, ये बॉर्डर कलर है, बॉर्डर 2 पिक्सल दे दिया हमने। यहाँ पे अगर बॉर्डर देना है, बॉर्डर कलर देना है हमने, तो इस तरीके से हम बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था आरजीबी से कैसे देते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे देते हैं। एचएसएल हम यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए नहीं देंगे हम। और इसमें एक आरजीबी ए भी होता है, ए इज़ फॉर अल्फ़ा। आरजीबी का मैंने बताया था रेड ग्रीन ब्लू, ए इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब उसकी ओपेसिटी कितनी रहनी चाहिए। ओपेसिटी 0 to 1 होती है। अगर हम 0 देंगे तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और 1 देंगे तो कुछ भी नहीं, मतलब ओपेसिटी में फ़र्क पड़ेगा, पूरा सॉलिड आएगा। तो इसके बीच की वैल्यू के हिसाब से वो अपनी ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है। बैकग्राउंड्स में देखते हैं, बैकग्राउंड्स में क्या होता है। बैकग्राउंड्स में हमने जैसे अपने एचटीएमएल के वीडियो में देखा था कि बैकग्राउंड में अगर हमने कोई इमेज लगानी है या कलर देना है, वो सब हम देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लास्ट अपने एचटीएमएल के वीडियो में जो देखा था, एचटीएमएल जिसमें हमने की थी, उसमें हमने देखा था कि हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई थी, बैकग्राउंड में इमेज दे दिया, उसका यूआरएल दे दिया, वहाँ पे इसने हमारी इमेज दिखा दी, और हाइट दे दी हमने, और बैकग्राउंड को रिपीट दे दिया था कि नो रिपीट है। नो रिपीट मतलब एक ही बार दिखाएगा। ये बैकग्राउंड्स के हो गए। ये ओपेसिटी का जैसे मैंने आपको बताया था, 1 मतलब सॉलिड, और इस हिसाब से 0.1 मतलब बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट दिखा दिया इसने। ये इमेज हमने देखा ही था अभी कि इमेज कैसे लगाते हैं। इसमें इमेज को रिपीट कराना है नहीं कराना है, उसको हम कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। रिपीट एक्स मतलब एक्स पे रिपीट होगी, रिपीट वाई दे दिया तो वाई पे रिपीट होगी, और अगर कुछ भी नहीं देते हैं, नो रिपीट देते हैं, तो कहीं भी रिपीट नहीं होगी। सीएसएस बॉर्डर्स बेसिकली हमारे की है। अगर हमें सीएसएस के अराउंड में, मतलब अगर अपने डिव के अराउंड में बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे अगर हम अपने डिव के अराउंड में बॉर्डर देना चाहते हैं, 7 इसमें हम फर्स्ट क्लास में हम यहाँ पे देते हैं बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड, और ये इसी में ही हम कलर देते हैं। या तो हम एक तरीका दे सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको और भी बताऊंगा कैसे देते हैं हम। जैसे ये शॉर्ट तरीका होता है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था अपने कि प्रोफेशनल कोडिंग क्या होती है, कि मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस हम कोड करते हैं। तो ऐसे ही यहीं पे हम जितनी कम से कम लाइंस लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 पिक्सल सॉलिड, और से यहाँ पे हमने दे दिया ग्रे, ग्रे कलर। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए 10 पिक्सल का बॉर्डर आ गया इसके अराउंड में, ग्रे कलर में, और सॉलिड आ गया। इस सेम चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सेम चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, बॉर्डर दे देते हैं हम, बॉर्डर 10 पिक्सल, यहाँ पे दे दिया हमने बॉर्डर कलर, यहाँ पे से दे देते हैं हम येलो, और बॉर्डर स्टाइल इसको दे दिया हमने सॉलिड। इसको हमने रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए ये मेरा येलो कलर से बॉर्डर आ गया। तो सेम वे हम इससे भी अचीव कर सकते हैं, और सेम ये 3 लाइन की कोड से भी है। आइडियली एक लाइन से करें ज़्यादा अच्छा है, अगर हमें सब कुछ यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर हमें इंडिविजुअली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो फिर हम उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की तरह करें। अच्छा, बॉर्डर जो होता है हमारे बॉर्डर में स्टाइल में, एक तो ये तो सॉलिड दिखाया है, सॉलिड के अलावा हमारे पास डॉटेड, डैश, डबल, ग्रूव, इस तरीके से भी ये सारे बॉर्डर होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये हम सॉलिड की जगह इसको हम डॉटेड कर देते हैं, तो ये डॉटेड किया हमने, तो अब हमारे इसमें ये देखिए, तो ये डॉटेड बॉर्डर इस तरीके से आएगा। तो ये 10 पिक्सल्स की जगह अगर मैं इसको 1 पिक्सल करता हूँ, तो और ज़्यादा डॉटेड, ये 1 में तो नहीं आ रहा, ये 5 पिक्सल्स पे हम कर देते हैं। 5 पिक्सल में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इस तरीके से ये रहता है। तो हम बॉर्डर के स्टाइल्स, या बॉर्डर के स्टाइल्स हो गए, तो ये सारे स्टाइल्स रहते हैं। और ऐसे ही बॉर्डर की विड्थ मैंने आपको जैसे 1 पिक्सल 10 पिक्सल्स करके बताया है, तो यहाँ से हम बॉर्डर की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉर्डर कलर हो गया, साइड, अच्छा हमें बॉर्डर किस साइड में दिखाना है, ये भी एक है कि अगर ज़रूरी नहीं हम चारों तरफ ही दिखाना चाहें बॉर्डर। अगर हमें लेफ़्ट में दिखाना है, तो यहाँ से हम दे सकते हैं, चारों को इंडिविजुअली शो हाइड भी कर सकते हैं, इन चारों को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं इनफैक्ट, कि एक सॉलिड दिखाना है, डैश दिखाना है, या डॉटेड दिखाना है, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो अगर सपोज़ हमें बॉर्डर की
टॉप कलर चाहिए तो यहाँ पे हम टॉप लिख देंगे, टॉप कलर आ जाएगा येलो, अदरवाइज बाकी सब नहीं आएंगे। तो ये देखिए, ये टॉप कलर येलो, बाकी वाइट, बाकी डिफ़ॉल्ट कलर ले लिया उसने, डिफ़ॉल्ट इज़ वाइट। तो बेसिकली आप ये समझिए कि अगर जो भी हमें करना है तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस तरीके से याद रख सकते हैं हम इसको कि ये हमारी हमें दिखाना क्या है, बॉर्डर, उसके आगे डैश लगा के कलर, और अगर किसी के टॉप अगर चारों तरफ दिखाना है तो आगे हाइफन लगा के कलर दे देंगे, और अगर हमें टॉप पे देना है या लेफ़्ट में तो यहाँ पे बीच में हम इसको टॉप या वो लगा सकते हैं, टॉप लेफ़्ट या जो मर्जी देना चाहे, बॉटम राइट। तो इस तरीके से ये एक स्टैंडर्ड है और ये हमारा हर जगह हर प्रॉपर्टी में यही फॉलो होगा। अगर हम बॉर्डर देना चाहें या बैकग्राउंड देना चाहें, ऐसी बैकग्राउंड टॉप होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, तो हर तरीके से ये सेम स्टैंडर्ड ही फॉलो करता है। तो आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक आपने स्टैंडर्ड याद रख लिया तो बाकी सब जगह अपने आप ही आ जाएगा। ये सारा इसने सब समझाया है। अब ये है मार्जिन्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मार्जिन्स एंड पैडिंग्स। मार्जिन्स बेसिकली क्या होता है कि दो डिव के बीच में हमारा कितना स्पेस रहना चाहिए। अब सपोज मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ये मेरा डिव 1 है, मेरी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। यहाँ पे हम ये दे देते हैं मार्जिन, सॉरी सेकंड क्लास में मैं देता हूँ। अभी आप देखेंगे ये मेरा बिल्कुल, इसको मैं वो कर देता हूँ, अभी हम इसको हटा देते हैं और सॉलिड देते हैं। ये हमने हटा दिया, इसको भी अनकमेंट करके सॉलिड दे दिया ग्रे कलर में, ये हमारा आ गया। अब ये अगर मैं यहाँ पे इसको मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन, मार्जिन, अब देखेंगे यहाँ पे भी ऐसी है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, इस तरीके से चलता है। अभी हमें चारों तरफ ही मार्जिन देना है, सिर्फ 10 पिक्सल का हमने यहाँ पे सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास मतलब ये डिव 2 में जो सेकंड क्लास लगाई है हमने, इसमें मार्जिन देना है। ठीक है, 10 पिक्सल का मार्जिन दिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये डिव 1 से और डिव 3 से चारों तरफ से 10 पिक्सल्स का इसने मार्जिन ले लिया। मार्जिन मतलब स्पेस ले लिया है। और अगर हमें सिर्फ टॉप से मार्जिन चाहिए या टॉप से स्पेस चाहिए तो टॉप दे देंगे इसको हम, ये रिफ्रेश करेंगे, देखिए लेफ्ट से राइट से और बॉटम से इसने नहीं लिया, सिर्फ टॉप से लिया। तो एक स्टैंडर्ड है, जैसा मैंने बताया था कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमें सेकंड उसमें आता है हाइफन लगा के, और उसके आगे उसका प्रॉपर्टी का नाम कलर। ऐसे ही हम पैडिंग कर देते हैं। पैडिंग जो होती है हमारी, पैडिंग वो विद इन द डिव होती है। जैसे अभी हम देखेंगे ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये बिल्कुल चिपका हुआ है, अगर हमें इसकी पैडिंग भी दे दें हम, पैडिंग दी हमने, पैडिंग भी 10 पिक्सल्स दे दी हमने, तो ये देखिए ये हमारी डिव की हाइट भी बढ़ी क्योंकि उसने चारों तरफ से 10 पिक्सल्स का स्पेस ले लिया। ये डिव के अंदर लेता है मार्जिन, डिव के बाहर लेता है, आउटर में लेता है। मैं आपको एक बार दोबारा से इसको समझा देता हूँ। देखिए मार्जिन और पैडिंग मैंने दोनों दिए, तो ये बेसिकली ये जो वाइट बॉर्डर आ रहा है, ये ग्रीन के चारों तरफ ये है मार्जिन, और ग्रीन के अंदर ये जो है हमारा, ये है हमारा पैडिंग, जो ग्रीन की हाइट बढ़ गई है ग्रीन डिव की। तो यही इसने यहाँ पे बताया है, मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जो भी है उसने हम दे सकते हैं। ऐसी ही पैडिंग है, पैडिंग भी हम देना चाहें तो पैडिंग भी हम दे सकते हैं, इंडिविजुअल पैडिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यह है CSS के डिव की हाइट और विड्थ। अगर किसी एलिमेंट की हमने हाइट और विड्थ को हमने कंट्रोल करना है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारा 100% है, हमने दिया नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% लेता है। अगर हमें इसको देना है तो से विड्थ मैंने इसकी दी है 50%, या हम पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। मैं 50% लेता हूँ इसकी विड्थ को सेकंड के, तो ये देखिए हमारा 50% से खाली हो गया। ऐसे ही हाइट है, अगर हाइट से मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल, तो यहाँ से मेरी हाइट देखिए बढ़ गई। अगर मार्जिन सॉरी पैडिंग्स में अगर आप देखेंगे, पैडिंग में इसने चारों तरफ बढ़ाया था, हाइट में इसने सिर्फ हाइट बढ़ाई है और हमारा टेक्स्ट को टॉप लाइन रखा है। अगर हमें टेक्स्ट को भी नीचे लेके आना है तो उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी तो आप ये समझिए कि अगर किसी भी डिव की हमें हाइट बढ़ानी है तो उसको हाइट की प्रॉपर्टी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये है जैसे CSS हाइट वेट एंड मैक्स वेट। अच्छा, इसमें हाइट और वेट में एक और प्रॉपर्टी होती है, इनफैक्ट दो प्रॉपर्टी और होती है, मिन मिन हाइट एंड मैक्स हाइट। मिन हाइट बेसिकली होता है कि मिनिमम हाइट कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट हमारी हाइट उतनी फिक्स हो जाएगी, चाहे कंटेंट कम हो हमारी हाइट उतनी ही रहेगी।
नॉर्मली जो डिव होता है वो बेसिकली, या जो भी एलिमेंट है वो कंटेंट के हिसाब से अपनी हाइट को कम ज़्यादा करता है। मिन देंगे तो हमारी मिनिमम उतनी हाइट रहेगी, और मैक्स देंगे तो इसका मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट इतनी रहेगी चाहे कंटेंट कितना भी हो। कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो वो कंटेंट हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारा काम आएगा जब हम प्रोजेक्ट करेंगे आगे वाले वीडियोस में, तब मैं आपको इसकी यूटिलिटी दिखाऊंगा। अभी तो हम सिर्फ हाइट और विड्थ को देखते हैं। ये हमारी हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टी हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था, पिक्सेल्स में और परसेंटेज में दोनों में हम दे सकते हैं इसको, या फिर ऑटो देते हैं। ऑटो डिफ़ॉल्ट होती है जो अपने हिसाब से लेता है। फिर इसके बाद है हमारा टेक्स्ट। ये हम देखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट बेसिकली ये है कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, कि टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट्स क्या होनी चाहिए, डेकोरेशंस क्या होनी चाहिए। डेकोरेशंस मतलब जैसे हम अपने उसमें देखते हैं वर्ड में कि टेक्स्ट का कलर, कलर मैंने आपको बताया था कि अगर कलर देना है तो हम खाली कलर प्रॉपर्टी से देते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे कलर दिया येलो। ये देखिए येलो हो गया मेरा, ठीक है ना। तो और इसी की तरीके से अगर हमने दिया है टेक्स्ट अलाइन, इसको दे दिया हमने सेंटर, तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा। ये देखिए ये सेंटर लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर लाइन हो गया। वर्टिकल सेंटर लाइन के लिए हमें ऑटो देना पड़ता है मार्जिन्स में। तो इस तरीके से ये बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कलर हो गया, अलाइनमेंट्स हो, डेकोरेशन मतलब कि हमने कलर क्या देना है, अंडरलाइन देनी है नहीं देनी है, इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं हम अपने। सेम वे फॉन्ट्स होता है कि फॉन्ट्स में हमें फॉन्ट फैमिली क्या लेनी है, उसका साइज़ क्या लेना है, बोल्ड करना है नहीं करना है, ये सारे हम यहाँ दे सकते हैं। ये है हमारा फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली से हम बताते हैं कि फ़ॉन्ट्स कौन सा यूज़ होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट होते हैं वो तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, जैसे जस्ट लाइक कि हमें अगर फ़ॉन्ट फैमिली देनी है तो जैसे ये है टाइम्स न्यू रोमन, जहाँ स्पेस होता है उसको हम डबल कोट्स के अंदर देते हैं, और अगर कोई स्पेस नहीं है तो हम बिना कोट्स के भी दे सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो हमने कॉमा लगा के 3 फ़ॉन्ट्स दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के सिस्टम पे पहला फ़ॉन्ट नहीं है तो वो दूसरा उठाएगा, दूसरा भी नहीं है तो थर्ड उठाएगा। तो टू बी ऑन सेफर साइड हम यहाँ पे 3 दिए हैं। नॉर्मली ये स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स होते हैं जो हर किसी के सिस्टम पे होते हैं। तो जो फ़ॉन्ट फैमिली है बेसिकली वो सिस्टम के फ़ॉन्ट्स को यूज़ करता है। अगर हमें कोई ऐसा फ़ॉन्ट लेना है जो वेब का, आजकल वेब फ़ॉन्ट्स बहुत चल रहे हैं, तो वेब फ़ॉन्ट्स जो हम यूज़ करते हैं वो आगे वाले उसमें देखेंगे हम कि कैसे यूज़ करते हैं। अभी तो ये देखिए कि हम इस तरीके से फ़ॉन्ट फैमिली को हम लगाते हैं। ये इसको भी हम लगा के देख लेते हैं। ये हम हटा देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली से हमने यहाँ पे दिया है वरदाना, ठीक है। वरदाना एक फ़ॉन्ट है। इसको देखेंगे अगर अब ध्यान से देखिए, इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल देखिए, वरदाना चेंज हो गया। बाय ये फ़ॉन्ट स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट सेम थे तीनों के, अब यहाँ पे ये इसने चेंज कर दिया। सेम वे अगर हमें इसको फ़ॉन्ट साइज़ देना है, फ़ॉन्ट साइज़ से हम इसको देते हैं 20 पिक्सल। अब देखेंगे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड से हम शुरू करेंगे, फ़ॉन्ट से देना है फ़ॉन्ट शुरू करेंगे, ठीक है। उसके आगे फिर हम देते हैं उसके क्या देना है, हमें फ़ॉन्ट के आगे क्या देना है, साइज़ देना है, उसकी फैमिली मतलब उसका कौन सा दिखाना है, उसका फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी लेनी है, तो वो है। ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ हमने 20 पिक्सल दिया तो ये 20 पिक्सल हो गया, ठीक है ना। यहाँ से भी फ़ॉन्ट स्टाइल है, ऐसे ही फ़ॉन्ट स्टाइल में हम देते हैं कि नॉर्मल है, इटैलिक है या ऑब्लिक है। ऑब्लिक मतलब नॉर्मल फ़ॉन्ट देना है, इटैलिक देना है। ऐसे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक है ना। ये है हमारा गूगल फ़ॉन्ट्स अगर हमें यूज़ करने हैं तो। ये फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। अगर हमें गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं तो गूगल फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ करते हैं, आजकल वेब फ़ॉन्ट्स बहुत चल रहे हैं, तो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम गूगल की स्टाइल शीट्स को हम डालते हैं, अपने इंक्लूड करेंगे इसमें, और उसके बाद उसको फ़ॉन्ट फैमिली में उसका नाम दे देंगे जो भी हमने यहाँ फैमिली में उसका जो यूज़ किया है। तो यहाँ पे सोफ़िया यूज़ किया है तो यहीं पे हम सोफ़िया दे देंगे, तो वो सोफ़िया फ़ॉन्ट उठाएगा। तो ये देखते हैं इसको भी, ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने तो दे दिया, और यहाँ से इसको सोफ़िया यू वरदाना की जगह हमने सोफ़िया दे दिया। ये देखिए इसको रिफ़्रेश किया तो ये, अगर मैं यहाँ पे अगर ये इंक्लूड नहीं करता हूँ और फिर भी उसके बाद देता हूँ सोफ़िया, क्योंकि अब सोफ़िया नहीं है मेरे पास, तो सोफ़िया की जगह वो मेरा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, जो भी सिस्टम का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा वो उठा लेगा।
और इसके बाद अगर मैं कॉमा लगा के यहाँ पे अपना दूसरा देता हूँ, उसे वरदाना, इसका मतलब ये है कि सोफिया फ़ॉन्ट नहीं मिलेगा तो वरदाना यूज़ करें। तो ये देखिए, इससे वरदाना यूज़ कर लिया। लेकिन अगर उसको सोफिया मिल जाता है, मैं इसे सोफिया को दोबारा से यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अगर उसको सोफिया मिल जाता है तो ये देखिए सोफिया उस वो उठाएगा, वो वरदाना पे नहीं जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से होता है। फ़ॉन्ट्स का हो गया। ऐसे ही आइकन्स है, अगर कहीं हमें आइकन्स दिखाने हैं अपने CSS में, जो आइकन्स दिखाते हैं हम, तो वो हम दिखाने हैं। ये फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स होते हैं बेसिकली। तो आजकल हम इमेजेस की जगह हम आइकन्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी है, ये है फ़ॉन्ट ऑसम, जिसके थ्रू हम यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा फ़ॉन्ट ऑसम के लिए, जो बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये समझ लीजिए कि अगर हमें कोई यूज़ करना है तो उसकी जावास्क्रिप्ट फाइल हमने यूज़ की यहाँ पे और ये लगा दिया। ये बेसिकली फ़ॉन्ट ऑसम से आइकन्स हम दिखाते हैं। इस तरीके से ये आइकन्स हमारे आएंगे। फिर CSS में अगर हमें लिंक्स से कुछ देखना है तो ये लिंक बटन्स हैं, टेक्स्ट लिंक्स हैं। इस तरीके से अगर कोई हमें स्टाइलिंग देनी है तो वो सारी स्टाइलिंग हम लिंक्स के थ्रू दे सकते हैं। अगर अंडरलाइन हमें हटानी है तो हमें इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है। तो अगर नन कर देंगे तो हमारी अंडरलाइन नहीं आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन लेता है। तो इस तरीके से हम इसके साथ खेल सकते हैं अपने लिंक्स के प्रॉपर्टीज़ के साथ। सेम वे लिस्ट है हमारी, लिस्ट में भी हम अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट को हम कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि सर्कल दिखा सकते हैं, स्क्वायर दिखा सकते हैं। लिस्ट के स्टाइल टाइप जो है वो हम दे सकते हैं इसको। ये टेबल्स हैं, टेबल्स में भी जैसे हमें इसकी ये सेट करना है। नॉर्मली हमने अपने HTML के वीडियो में देखा था कि टेबल्स को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके की टेबल हमने अगर बनानी है तो हमने कैसे बनाते हैं हम इस तरीके की टेबल को। नॉर्मली इस ये HTML से अगर हम देंगे तो ऐसा है। तो हम सारा जितनी भी होती है टेबल की वेट देनी है, सॉलिड 1 पिक्सल सॉलिड दी है वेट, या इसके अंदर से बॉर्डर नहीं दिखाना है, तो वो सारे हम इसमें दे सकते हैं टेबल के। ये देखिए टेबल टैग के साथ हमने दिया है। अब यहाँ पे हम अपने इसी में आ जाते हैं। ये हमने टेबल बनाया है, यहाँ पे हमने टेबल 1 बॉर्डर को 1 पिक्सल दिया है। ये देखिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। इसकी हम पहले इसकी विड्थ हटा देते हैं, सॉरी हाइट को हम हटा देते हैं यहाँ से। जो 200 पिक्सल की हमने दी थी ये हटा दी। ये देखिए यहाँ पे ये है, तो ये 1 पिक्सल्स का है। हमें और ऑल्टरनेट कलर्स देना है या बॉर्डर नहीं देना है तो हम यहाँ से इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं इसको से बॉर्डर को यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ये देखिए ये 0 हो गया। अब यहाँ से हम टेबल, यहाँ पे मैंने बताया था आपको सेलेक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे टैग सेलेक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम देते हैं बॉर्डर। अब देखिए 1 पिक्सल सॉलिड। अब यहाँ पे सेम सारी चीज़ें चलेगी। CSS से देने का ये फ़ायदा होता है कि हम यहाँ पे डैश भी दे सकते हैं, सॉलिड भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड और कलर भी हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको रेड दे देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो अब यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए बॉर्डर आ गया चारों तरफ। इसने TD का और TR का नहीं लिया है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल टैग को करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी सिर्फ हमने टेबल टैग के राउंड में दिया है। अब हमें ये टेबल का बॉर्डर दिया था हमने। अब हम देखते हैं कि अपने टेबल डेटा के में देना है तो कैसे कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया इसको और हमने इसको TD कर देते हैं। यानी कि जो TD टैग है हमारा उसमें देते हैं, इसको हम ग्रीन दे देते हैं। तो अब ये देखिए हमारा TD में हमारा ग्रीन हो गया, जबकि बॉर्डर टेबल का बॉर्डर रेड है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो CSS से हम कुछ भी चीज़ और कैसे भी हम स्टाइल में कर सकते हैं। तो यहीं से सेम बॉर्डर हमें कंट्रोल करना है, टेबल का साइज़, अलाइनमेंट, स्टाइल, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, वो सब हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक चीज़ है, यहाँ से अब हम आते हैं CSS डिस्प्ले। डिस्प्ले बेसिकली प्रॉपर्टी है। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें कुछ कंडीशंस के बेसिस पे ही हमें कुछ कंटेंट दिखाना है, अदरवाइज़ उसको हाइड करके रखना है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले को की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे इसने यहाँ देखिए ये है कि क्लिक टू शो पैनल। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे ये पैनल शो हो गया, अदरवाइज़ वैसे हाइड था, लेकिन मेरे क्लिक करते ही शो हो गया। वो इसलिए क्योंकि डिस्प्ले को
बाय डिफ़ॉल्ट नन किया हुआ था और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ब्लॉक कर दिया, तो इसका मतलब वो शो हो गया। वैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है हमारे बहुत काम में आती है, क्योंकि हमें जब मेन्यूज़ दिखानी है, ये नॉर्मली जब हम ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ दिखाते हैं तो उसमें बहुत काम में आता है ये हमारा। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल मेन्यू दिखानी है, तो हॉरिजॉन्टल मेन्यू के लिए हमने डिस्प्ले इनलाइन कर दिया उसको, तो एल आई को वो वर्टिकल ना दिखा के हॉरिजॉन्टल दिखाएगा। सेम चीज़ हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी। बेसिकली इस तरीके से ये सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ है, आप इसको देखिए। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, जो बेसिक जो मेन चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी तो खैर जितना हम इसको स्टडी करेंगे, जितना करेंगे उतना ही हमारे समझ में आएगा। आई होप आपको इस CSS का ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। बाकी इसको और ज़्यादा डिटेल में कैसे यूज़ होता है हम अगले वीडियो में, इनफैक्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेरा जावास्क्रिप्ट का होगा, और फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एक प्रोजेक्ट लेंगे और उसको कैसे डेवलप करते हैं, एक वेब पेज को, वो हम उसमें देखेंगे। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो इससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। टिल देन आप इसको स्टडी कीजिए, इसको यहाँ से पढ़िए। इसके अलावा और भी आपको ट्यूटोरियल जो मिलता है वो देखिए, या फिर आपको कोई मुझसे हेल्प चाहिए तो वो मेरे को कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा उसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस मिलें। हम अपने आने वाले वीडियोस में कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स लेके ज़रूर ट्राई करेंगे कि उन प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाया जाता है, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को चाहते हैं कि हम आपको वो सिखाएं तो वो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मी आशीष अग्रवाल साइनिंग ऑफ, एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।